इमाम हुसैन ने एक मुल्क में जाने की ख्वाहिश की थी और वो हिंदुस्तान था। हाँ। उन्होंने कहा था मुझे और हिंद बापू ने करबला जाने की ख्वाहिश की थी, तो वाह। मुझे वो मौका मिला कि उनकी जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी वो मैं कर पाया, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सैयद इब्राहिम हुसैन इसमें टीवी की तरफ से दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। और आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें अपना। थैंक्स फॉर नहीं, फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वर्ड्स। सर, हमें अच्छा लगा कि आप करबला गए थे, और चूंकि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के होते हैं और खुद एक इस वक्त की इस दौर में मौजूदा भारत की एक सेन वॉइस हैं आप, और एक ऐसी आवाज़ है कि जो सभी के बीच पहचानी जाती है। हम आपको तकरीबन काफ़ी वक्त से पढ़ते आए हैं, काफ़ी वक्त से फॉलो करते आए हैं, और इसीलिए हमने चाहा कि आपकी आवाज़ हमारी कौम भी सुने, हमारी कम्युनिटी भी सुने सर। धन्यवाद सर। जरूर। जी सर। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, हम और पूरी इसमें आपके टीम। सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। जी सर, हम पूरी इसमें टीवी की टीम से और उसके अलावा कल्चर हाउस की तरफ से आपके, बहुत ही ईरान कल्चर हाउस की तरफ से व मौलाना तकी हैदर साहब की तरफ से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। सर, हम आपके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कुछ, जिसमें से हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो आप करबला गए, तो इस करबला की इस सफ़र के लिए, यात्रा के लिए आप इंस्पायर कैसे हुए? और ये जो सफ़र जी। नहीं, ये मैं फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ, जो संगठन उनके अधिकारों के लिए विश्व भर में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहा है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये वो लोग हर साल इस वक्त करबला में कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो पिछले साल मेरा जाना तय था, लेकिन कॉन्फ्रेंस के को निकलने के एक दिन पहले मुझे कोविड पॉजिटिव होने के कारण मेरा दौरा कैंसिल करना पड़ा था। तो इस बार फिर उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए, तो मैंने अगर सोचा अगर कि मैं सही ये हूँ, बहुत। अगर मैं सही हूँ तो क्या ये प्रोग्राम हिलाल अहमर की तरफ से था? ये रेड क्रिसेंट वालों हाँ, के जो थे उन्हीं की तरफ से था, क्योंकि मैं ईरान हाँ, में रहा हूँ रेड तो। क्रेसेंट। हाँ, तो इस रेड वजह। क्रेसेंट और जो जी। पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेबनान के, और सब साथ मिल के एक्चुअली आई वाज ये आल्सो करते एन हैं। हूस्टन represent किया। या एक्चुअली आई वाज एन आल्सो एन वॉलंटियर फॉर देम इन करबला। राइट, पर्टिकुलरली वहाँ पे राइट। सबील लगाई थी, तो वहाँ पे हम थे। तो बड़ा हाँ, अच्छा लगा सर आपसे बात तो करके सर। उसके लिए मैं वहाँ गया, और पता चला कि उसी वक्त जियारत भी हो रही है, और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने हमको कहा था कि करबला यानी वो कॉन्फ्रेंस करबला में ही थी, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये दोहरा एक मेरे लिए एक अवसर बन गया कि जो मैं वहाँ जा सका, और ये पूरा, ये दोनों जो करबला और नजफ दोनों जो दरगाहें थी, वहाँ जाकर मैं वहाँ से दुआएं ला सका, और लोगों को ये एहसास हुआ कि पूरी दुनिया की का साथ, नजरें उनके साथ, तो वो मेरे तब लिए एक आप बहुत कैसा बड़ा, फील कर रहे थे वहाँ? आप फील कैसा कर रहे थे वहाँ पे बहुत पर्टिकुलर? बढ़िया। एक क्योंकि हमेशा बापू का जो इमाम हुसैन के लिए जो आदर था, जो 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 श्रद्धा थी बापू, उनकी। उनकी श्रद्धा थी, और उनको उनको जो आदर्श मानते थे, ये बात मुझे मालूम थी। मुझे कभी ये मौका नहीं मिला था कि इमाम हुसैन की श्राइन पे मैं जा सकूं और करबला की धरती को छू सकूं, इसलिए मुझे वो एक बहुत बड़ा सुकून मिल रहा था वहाँ सर जाने मैं पर, सर और मैं आपको वो बताऊं, पूरा नज़ारा विटनेस करने का। 2010 में मैं इराक में रहता था, और मैंने पहले अपनी हम्म, पढ़ाई नजफ में की। तो उस वक्त मैं जब बहुत ही आता जाता था, तो वहाँ पर इराकी जो हैं, खास तौर पर, हम्म, ये आपके सामने की बात नहीं है, तकरीबन सभी इराकी, उनके दिलों में महात्मा गांधी जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, राष्ट्रपिता जी के लिए एक, जिसे कहें, खास इज्जत है, एक खास मोहब्बत बिल्कुल। है उनके लिए। और वहाँ पर्टिकुलरली एक ये एरिया भी, शायद आपने नाम सुना हो, हिंदिया के नाम से एक पूरा एरिया हाँ, बना हाँ, रखा है उन्होंने। जी। बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा सर। एक बहुत अजीब वाकया हुआ था कि जी। पिछली बार जब मैं नहीं जा सका कोविड के कारण, तो वहाँ अनाउंस हो चुका था कि मैं आ रहा हूँ, गांधी का परपोता आ रहा है करके। और लोगों में काफी उत्साह था मुझे मिलने के लिए। तो श्रीलंका से एक बुद्धिस्ट मंक गए हुए थे, जो कद और दिखने में, क्योंकि वो उन्हें सर मुंडवाया हुआ था, और दिखने में कुछ कुछ बापू जैसे लगते थे। तो लोगों को लगा कि यही होगा पोता, गांधी जैसा दिखता है। तो उन्होंने, काफी लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, और मीडिया में भी एक दो जगह पर उनको दिखा के कहा कि देखो गांधी का पोता आया है। इस बार वो भी आए थे और मैं भी गया था। तो कॉन्फ्रेंस के पहले दिन एक ऐसा वाकया हुआ कि किसी ने आके, एक रिपोर्टर थे, उन्होंने आके कहा उस बुद्धिस्ट monk से कि पिछली बार मेरी तस्वीर आपके साथ नहीं हुई, तो मैं आपके साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो वो मंक जानते थे कि अब तो असली वो परपोता आ गया है, और मैं वहीं पे खड़ा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे, ये तो आपके साथ तस्वीर लेना चाहते हैं, आप आ जाइए। तो मैं उस तस्वीर में जुड़ गया। तो रिपोर्टर ने, पता शायद उसको एहसास नहीं हुआ होगा, तो उसने तस्वीर ली, फिर देखा, फिर वो कहा दूसरी तस्वीर दूंगा। तो वो बुद्धिस्ट मंक मुझे वापस ले गए, बोले चलो खड़े रहो, तस्वीर लेनी है। तो वो रिपोर्टर ने आके मुझे कहा कि आप हट जाइए, मुझे गांधी के परपोते के साथ तस्वीर लेनी है। आप बताइए फोटो। बेशक सर, उन्होंने बहुत महान तो काम किया है महात्मा गांधी जी। बिल्कुल वाकई। बिल्कुल। तो मैं मतलब वैसे सब वाकयों से ये पता चलता था कि उनके लिए बापू की अहमियत क्या थी, और आज भी कितने आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो उनको ट्रीट करते सर हैं। और मैंने इस बार जब मैं वहां था, तो जहां जहां लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ करके, तो लोगों ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई, आके गले लगाया, बहुत इज्जत दी मुझे। तो सर, आपको हाँ, ये आपको शायद आपको 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 मुझसे ज्यादा पता है, ज्ञान है। और सर, आपको पता ही होगी ये बात कि इमाम हुसैन ने एक मुल्क में जाने की ख्वाहिश की थी, और वो हिंदुस्तान था। हाँ। उन्होंने कहा था मुझे हिंद और बापू ने करबला जाने की ख्वाहिश की थी, तो वाह। मुझे वो मौका मिला कि उनकी जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सक पाई थी, वो मैं कर पाया। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता अच्छा सर, मैं आपसे बताऊं कि आपकी एक तस्वीर है हूँ। जो आपने हाँ, पोस्ट की थी इंदाबा मंडेला जी के साथ में। तो किसी सादे से कैंप पे बैठे दिख रहे थे आप शायद, किसी कैंप में किसी हाँ, जगह बैठे दिख रहे थे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100%, बट 90% जो हमारी कम्युनिटी के यूथ थे, तो उनके स्टेटस पे वो तस्वीर जरूर लगी हुई थी। मैंने पोस्ट किया मैंने तो देखा कि वो बहुत वायरल हो गई। जी, लोग लोग मोहब्बत करते हैं सर। ये अलग बात है सर, मैं आई एम नॉट गोइंग पॉलिटिकल, बट ये अलग बात है कि थोड़ा सा आज जमाना अलग हो गया है, अलग थलग एक बिल्कुल। गैर जरूरी आवाज उठ रही है। लेकिन बहरहाल हाँ, वतन वतन होता है सबका। और महात्मा गांधी ने एक ऐसे मुल्क को आजाद कराया जो लुटता रहा है बार बार, और उस मुल्क को बिल्कुल बनाया है। तो वो बहरहाल उनकी जितनी इज्जत की जाए उनकी, वो कम है बहरहाल उनके परिवार की। तो सर, बिल्कुल। आपको इतनी भीड़ में, सर इतनी भीड़ में आपने वो तस्वीर ली सादी सी, क्या पर्सनली आपको किसी तरह की जो है वो कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई नहीं आपको? नहीं, कोई तकलीफ। तो यहाँ वहाँ एक जो बात बहुत अच्छी लगी कि भीड़ भी डिसिप्लिन थी। जी। क्योंकि जहाँ जिन रास्तों पे ट्रैफिक चल रहा था, उसी रास्तों पे लोग चले जा रहे थे। पर ऐसा कोई हुल्लड़बाजी नहीं थी, या ट्रैफिक को अड़ाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। और अपने आप से ही लोग किनारों पर चल रहे थे। इतनी जबरदस्त भीड़ होने के बावजूद अपने आप ही लोग किनारों पे चल रहे थे। गाड़ी वाले भी बहुत सेफली गाड़ी चला रहे थे। घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे होने के बावजूद कोई गुस्सा नहीं हो रहा था, या कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें देखकर बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से
जियारत करने वालों की सेवा करने के लिए लोगों ने वॉलेंटरीली ठेर ठेर अपने स्टॉल्स लगा रखे थे, तंबू लगा रखे थे उनके आराम के लिए, उनके नहाने धोने के लिए, रात को रुकने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। हर चीज जो जरूरत पड़ सकती थी वो वॉलेंटरीली लोगों ने जो ऑर्गेनाइज की थी, वो बहुत ही एक महान काम। इतने बड़े पैमाने पर जब पूरी दुनिया, मैं जब गया तो दुबई से जब हमारी फ्लाइट गई बगदाद को, तो वो पूरी फ्लाइट जैम पैक थी, सारे जियारत करने वाले पूरी दुनिया से आए हुए थे। मुझे लगता है कि शायद मैं अकेला उस फ्लाइट में था जो, जिसका मकसद जियारत करने के लिए जाना नहीं था, जिसका मकसद किसी और के लिए था और जियारत के वक्त जा रहा था। बाकी सारे के सारे लोग वहाँ पूरी दुनिया से आ रहे थे, और ऐसी कई फ्लाइट्स दिन में आती थी और कई सैकड़ों लाखों लोगों को सर हर वहाँ, और हर हर उम्र हर के। 3 मिनट पे एक फ्लाइट उतर रही थी नजफ में, जो मैं डाटा बता रहा हूँ आपको। मैं खुद बिल्कुल। 2010 से, आपकी दुआ से बता दूं आपको, कि मैं 6 बार नजफ से करबला पैदल मैंने सफर किया है, पर्सनली हाँ मैंने हाँ। खुद। और ये चीज वाकई, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो एक शब्द आता है ना, ये वाकई उस पर खरी उतरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं, और मैं भी, हम क्योंकि हम करबला में बेस्ड थे, तो हम करबला से नजफ गए और फिर नजफ से करबला वापस आए। तो वो उस तरह से हुआ। अब आप इस बार गाड़ी से गए मैं थे, गाड़ी से गए थे नजफ से? हम लोग क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के लिए सारे जो लोग आए थे उन सबके साथ जाना था, तो गाड़ी से ही जाना पड़ा। पर एक बार पैदल भी वो सफर करना की प्रेरणा मिलती है, और वो जी करता है कि कभी अपने कभी आप को कभी वो समय रहा आपके पास सर तो हमारे एक्सपीरियंस साथ करना। चलिएगा। कभी समय रहा तो हमारे साथ जरूर, चलिए। जरूर चलेंगे, आज जरूर ये इस बार सफर चलेंगे। आपका कितने दिनों का था, जो इराक का था तकरीबन, जो आप गए आए? 4 दिन, 4 दिन के लिए गए थे। आ, बगदाद में उतरा और सीधा करबला गया। करबला में ही रुके थे हम लोग। फिर करबला से नजफ, नजफ से करबला होकर फिर वापस में बगदाद से वापस आया। तो अच्छा सर, चार दिन का ये। मैं जरा सा थोड़ा इलॉजिकल सवाल कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आज के ज़माने में जो आवाज़ें हैं उनके खिलाफ बोलना थोड़ा सा ज़रूरी है, उनको ब्रेन वॉश जो हो रहे हैं उन लोगों के लिए। ये जुमला कि क्या आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वहां पे हुआ, किसी तरह का, किसी भी तरह का? नहीं, किसी भी तरीके का, क्या किसी भी आपको, तरीके या का आपने किसी डिस्क्रिमिनेशन। और हिंदू बरादरी को या क्रिश्चियन बरादरी को, कोई और नॉन मुस्लिम पाए कि नहीं वहां पे इराक में, यानी जैसे? हाँ थे लोग थे वहां पर, हर कम्युनिटी के लोग थे हमारे ही कॉन्फ्रेंस में। दुनिया भर के सारी कम्युनिटीज के लोग आए थे, जो सारे करबला भी गए, नजफ भी गए, सब जगह पर गए। और हम दोनों हजरत अली और इमाम हुसैन दोनों की मज़ारों पर गए थे। और वहां से हमने, हम सबको कहीं पर भी रोका नहीं गया, कहीं पर भी हमारी जाति या धर्म पूछा नहीं गया। और सबको, जो ये जियारतियों को जो की सेवा जो कर रहे थे, वो जगहों पर भी हमें किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम जियारत कर रहे हो या तुम बतौर टूरिस्ट आए हो करके। और जो वो दे रहे थे हमको भी, कई बार हमारी बस को रोक कर उन्होंने खाने पीने की चीजें, पानी वगैरह हमको दिया, बगैर मांगे बगैर पूछे तो दिया। तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई बात मैंने नहीं खुद रोजे में जो है वो आपकी मेहमान नवाजी कैसी हुई, रोजे की तरफ से जिम्मेदारों ने कैसा जो है? बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से हमें नवाजा, रखा। एक कैंप में हम लोग बैठे थे, तो वो कुछ जो जियारत कर रहे लोग थे वो आराम कर रहे थे, शायद उनके लिए चाय बनी जा रही थी, और हमारे में से एक किसी ने कहा कि भाई हमको भी पिला दो। तो जबान तो समझ में नहीं आ रही थी, हम हिंदी में बोल रहे थे, वो अरबी भाषा समझने वाले थे। तो वो जो हमारे साथ थे उन्होंने वो चाय के कप दिखाए और बोले हमको भी। कुछ पूछे कुछ कहे बगैर दूसरे ही पल वो ट्रे में 20-25 कप चाय लेके, जो कहवा जैसी चाय होती है,
वो इराक लेके चाय। आ गए और कहा था इराकी चाय, बोले आप सब पीजिएगा। फिर जिसने मांगा था उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की हुई कि भाई हमने खुद चाय पीने की इच्छा प्रदर्शित की और इनको इतना सारी मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बहुत पॉजिटिव और प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अच्छा लगा सर। कुछ और एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि हम आपको सुनते रहें और हमारी कम्युनिटी आपको सुने। कुछ और खास एक्सपीरियंस, या जिसे कहें कि आप एक ऐसी बात जो आप। एक जी। जी जी बिल्कुल। नहीं, एक एक्सपीरियंसेस तो क्योंकि हमने ये पूरी सफर गाड़ियों बसों में की थी, इसलिए सही मायने में मैं जियारत का जो वो दुआ मिलती है वो तो मैं नहीं, उसका हकदार मैं नहीं। पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, जिस तरह से दोनों श्राइन्स पे जिस तरह से लोगों में एक भक्ति का भाव दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि इतनी गर्मी होने के बावजूद कहीं किसी के मुंह पे शिकन नहीं थी, कहीं किसी के मुंह पर थकान नहीं दिख रही थी। वो सब बूढ़े बुजुर्ग, अपाहिज लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों को व्हीलचेयर में बिठाकर धक्के मारते चला रहे थे, उनको बच्चों को प्रैम में डाल कर ले जा रहे थे। अपाहिज लोग एक दूसरे का सहारा बनकर चल रहे थे। ये सारी बातें दिखा रही थी कि लोगों के दिलों में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है दोनों हजरत अली और इमाम हुसैन दोनों के लिए। और उनकी श्राइन पर जाकर लोगों की जो भावुकता थी वो देखने लायक आप वस्तु थी। आप एक ही चीज जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूँ कि इतने सारे लोगों को चीजें देने के लिए ये सब होता है, लेकिन अगर आइंदा जिस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग होता है लोगों को पानी और खाना और सब देने में, और जितना प्लास्टिक मैंने वहाँ सिर्फ ये जियारत करने वाले पेपर की लोगों चीजें। के लिए इस्तेमाल होता हुआ दिखा और कचरे में पड़ा हुआ जी। देखा, तो मुझे लगा कि इस चीज पे अगर ध्यान दिया जाए फ्यूचर में कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो, तो मुझे लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी एक तरीके से ये हम उसको भी महफूज रखने के लिए कुछ हमारा योगदान होगा। मैंने मेरे ट्वीट में भी, जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, उसमें भी लिखा था कि एक अगर सुझाव दे सकूं तो ये दूंगा कि भाई बहुत अच्छा सुझाव है सर। प्लास्टिक का उपयोग कम हो तो बहुत बढ़िया हो। बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। आपके बस मैं एक चीज आपकी जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को ना समझें कि आपकी ज़ियारत कबूल नहीं हुई, या आपको वो ज़ियारत ने का हक नहीं अदा हुआ, आप गाड़ी से गए तो। ऐसा नहीं है सर। सिर्फ इस्लाम ही क्या, हिंदुइज्म हो या कोई भी मजहब हो, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते हैं तो किसी भी तरह से करें, वो कबूल तो होगी, एक्सेप्टेबल तो होगी। और मैं आपको बता दूं सर, वहां पर एक जमाना ऐसा भी आ चुका है, मेरी डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है, मैं आपको भेजूंगा सर। वहां एक जमाना ऐसा भी आ चुका है सर कि उसी इराक में लोग हाथ कटवा कर बदन का एक पार्ट, एक कुछ ऐसे जालिम लोग भी थे जो टैक्स के तौर पर ज़ियारत के बदले में, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है, बहुत कड़वी सच्चाई है ये, कि बदन का एक हिस्सा लेते थे। अगर आपको ज़ियारत करने जाना है तो बदन का एक हिस्सा दो टैक्स के तौर पर, या पूरी जागीर दे दो। तो लोग पूरी जागीर दे के, बदन का एक हिस्सा दे के, यहाँ तक कि जिसके पास कुछ नहीं होता था और कुछ जिम्मेदारी होती थी, वो रात में सन्नाटे में सीने के बल खिसट के जाते थे और महीनों महीनों सफर करके जाके ज़ियारत करते थे। तो सर ऐसी भी ज़रूरत हुई है। और आप तो बहरहाल राष्ट्रपिता के जो है पोते हैं, और आप इतनी दूर से जा रहे हैं तो मौला क्यों नहीं कबूल करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे सर। आपने सुझाव की भी बात कर दी। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं एक सवाल आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसी से मिला जुला है, कि देखिए राष्ट्रपिता ने इमाम हुसैन के बारे में इतनी श्रद्धा दिखाई और इतना सब कुछ इतना अप्रिशिएट किया, इतना तारीफ की उनकी, और उसके अलावा एक रोल मॉडल तक कहा उन्हें।
उसके अलावा भारत एक ऐसा देश है कि जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आशूर की छुट्टी होती है सर। और ये यहाँ के सेकुलरिज्म की पीक ब्यूटी है जिसे कहें, सबसे बेहतरीन बिल्कुल। खूबसूरती शायद यही है कि मोहम्मद नबी पे तो चलो, चूंकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, वो समझ सकते हैं, लेकिन आशूरा पे छुट्टी करना ये बहुत बड़ी जो है खूबसूरती की बात है। और ये वाकई मैं भारत सरकार का भी हम और सभी हिंदू भाइयों का हम जो है आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सर कहीं ऐसा लगता है कि जो ये मुल्क बहुत ज्यादा जो बार बार लूटा गया, बार बार, अब जो मुल्क ये 75 साल में जीरो से हीरो बना है, 3 ट्रिलियन का जो ये इकोनॉमी का कंट्री बना है, कहीं ना कहीं गैर जरूरी आवाजें कुछ ज्यादा उठने लगी हैं। आपको ऐसा लगता है या नहीं सर? बिल्कुल। बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है कि जिस तरह से भारत का की जो आत्मा थी, जो उसका जमीर था, उसको बदला जा रहा है। किस तरह से घृणा की राजनीति के डिविडेंड ज्यादा प्राप्त होने लगे, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और जो हुकूमत रान है, वो घृणा फैलाने में लगे हो, अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए दे राष्ट्र का इतना बड़ा अहित करके हमारे भविष्य को वो बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम समझ कर और अपने जिम्मेदाराना तरीके के साथ इस मुल्क में रहें और पेश आए। ये जरूरी है कि आज जो नफरत की राजनीति और नफरत का आलम हमारे देश में ज्यादा पनपता हुआ दिख रहा है, उसके खिलाफ मोहब्बत की आवाज उठाकर ये जंग जीती जाए। ये जंग ही है भारत की रूह को बचाने की जंग है, और इसके लिए हमने सबने काम करना होगा। और जो हमने हमेशा अपनी पीठ थपथपाई कि हम हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब से ही ये मुल्क बना है और टिका है, उसे हमने खरा दिखाना पड़ेगा हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे समाज। सर एक आपसे लास्ट एक क्वेश्चन था कि आप भारतीय मुसलमान को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह से? और उसके अलावा मैं एक चीज मैं जरा सा ऐड कर रहा हूँ, ऑप्शन है आपके पास, आप जवाब दें या ना दें, लेकिन जो देखिए, चूंकि हमारे अहले वतन है, हमारे साथी रह रहे हैं, तो उनकी फीलिंग को भी समझना चाहिए शायद। वो ये कहते हैं कि मुगलों ने हमें जो है वो परेशान किया या बहुत कुछ सताया जिसे कहें, जो हिंदुत्व जो प्रोजेक्ट है वो ये कहते हैं। अब हम उसका जो है वो, अब हम पावर में आए हैं, नाउ वी आर इन पावर एंड वी डू व्हाट वी वांट, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बात आती है, पर्सनली मेरे दिमाग में, मैं नहीं जानता किसी इंडियन मुस्लिम के दिमाग में आती है या किसी तीसरे के यहाँ, नहीं मैं नहीं जानता, मैं तीसरे की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ हम्म। कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं आपके इस तर्क को समझ सकता हूँ। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जिन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की और सारा कुछ आपके भारत की रूह को तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, लेकिन इसमें उस भारतीय मुसलमान की क्या गलती है कि जो आपके साथ रुका सर? आप देखें कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हिंदुइज्म को किसी ने दी है तो वो भारतीय मुसलमान ने दी है, और अगर भारतीय मुसलमान को किसी ने सबसे ज्यादा मोहब्बत दी है तो वो हिंदुइज्म और सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी ने आपस में दी है। तो कहीं ना कहीं हम इन झगड़ों को, अगर हम एक पावर बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन झगड़ों को चाइना की तरह, यूएस की तरह, या दूसरे लोगों की, दूसरी कंट्री जो लॉबी है उनकी तरह, हम वेस्टर्न लॉबीज की तरह यूनियन एक बनाकर हम जो है वो दूसरों पर इस्तेमाल करें, अपनों पर शायद इस्तेमाल करना शायद इतनी तो अक्लमंदी नहीं होगी सर, शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब नहीं, आप जरूर सही बात है आपकी कि अ, हम ये, और इसीलिए हमारे जो राष्ट्र रचयिता थे, जिन्होंने आजादी के बाद इस राष्ट्र को बनाया, उसका संविधान बनाया, उसने सेक्युलरिज्म पे इतना जोर दिया कि धर्म की अहमियत है, लेकिन धर्म निजी होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इन पब्लिक आपने सेक्युलर आना चाहिए, इन एडमिनिस्ट्रेशन आपने सेक्युलर होना चाहिए। ये बात हिंदुत्व के फोर्सेस को पसंद नहीं है, और क्योंकि उन्होंने हमेशा सवर्ण हिंदू राज की कल्पना को ही सब्सक्राइब किया है, इसलिए वो लोग
ये सारे बहाने बना बना कर दरारें डालना चाहते हैं। आपने शुरुआत में मुझे ये कहा कि आप भारत के मुसलमान को कैसा देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान मुसलमान ही बना रहे और अपनी मुसलमान होने की जो आइडेंटिटी है उसे छोड़े नहीं। क्योंकि भारत में बसा हुआ जो मुसलमान है उसने सन 1947 में अपनी वतन की मोहब्बत का प्रमाण दे दिया है, पाकिस्तान को ना जाकर और हिंदुस्तान को ही अपने सीने से लगाकर, जिस मिट्टी में उसके पूर्वजों की मिट्टी मिली हुई है उसी को अपना मादर वतन बना के अपनी अपने वतन प्रेम, अपनी लॉयल्टी का एजाहार दे दिया। अब उसे कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है, अभी भी उनके ऊपर शक करता है, तो उस आदमी की नीयत में खोट है। उसके लिए मुसलमानों ने वो करना, जैसे मैं चाहता हूं कि भारत में रहने वाला हिंदू, भारत में रहने वाला क्रिश्ती, भारत में रहने वाला सिख या और कोई भी धर्म का आदमी जो भारत में रहता है, उसको उतना ही अधिकार है अपने धर्म के मुताबिक जीने का जितना मेजॉरिटी को है। हाँ, कहीं अगर उस धर्म की प्रैक्टिसेस में खामी है तो उसको सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है, और वो सुधार जरूरी है। क्योंकि धर्म बना था उस जमाने में जब जिस जमाने की जरूरतें अलग, अब जमाना बहुत बदल गया, और इसलिए धर्म को भी उस वक्त के साथ बदलने की जरूरत होती है, सुधरने की जरूरत है। कि जब सुधरता है इंसान तो बेहतर बनता है, उसमें फिर कभी कोई खोट नहीं आती। तो ये सब बातें हमने याद रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी ने भारत में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छोड़कर दूसरी आइडेंटिटी लेकर अपनी वफादारी साबित करने की कोई जरूरत और सर बस चूंकि बात तो तमाम हो गई, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं मैं खुद इतने साल 12 साल में तकरीबन बाहर बाहर रहा हूँ सर, और आया गया इन कंट्रीज में। और मैं ग्राउंड लेवल पे, मैं इसलिए नहीं कि ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं ट्वीट्स में भी कहता हूँ अक्सर, जो एक टिपिकल वर्ड है भक्त, तो भक्तों से भी ये बात कहता हूँ कि भाई ग्राउंड पे इतनी मुझे नहीं लगती कुछ खास एक बेल्ट जो है, जो खास बेल्ट है, कुछ एक पर्टिकुलर बेल्ट है, उसको छोड़कर पूरे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में ऐसा नहीं है सर। आज भी हिंदू मुसलमान बड़े ही प्यार से रहते हैं, और मैं इस चीज को पर्सनली दर करता हूँ सर। मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ जब मेरे साथ होती है मेट्रो में दिल्ली में, कभी वो खड़ी रहती हैं तो एक हिंदू ही खड़ा होकर जगह दे देगा बैठने के लिए, या हम उसको जगह दे देंगे। ये आज भी मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे इसका असर नहीं है। ये शायद सिर्फ वो जो चीप आईटी सेल वर्कर्स होते हैं, ये उनके तमाशे हैं कि हर दिन एक नया ट्रेंड जारी रखना है, हर दिन एक नई बाजार गर्म रखना है जिसे कहें। क्योंकि माफ कीजिएगा, लेकिन ये सरकार, मुझे लगता है ऐसा कि ये सरकार शायद ग्राउंड लेवल के बजाय ट्रेंड लेवल पे ज्यादा काम करती है शायद। जो ट्रेंडिंग में देखती है उस पे ज्यादा ये काम करती है शायद, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बस। बात है। हाँ। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि जी। वाकई उतने ज्यादा नहीं होते, वारदातें इतनी उतनी ज्यादा नहीं होती, ये मैं कबूल करता हूँ। जी। लेकिन उसको सह लेकर जो चुप्पी साधे मेजोरिटी बैठी रहती है, हाँ, ये वो जरा सा। चिंता की बात है। क्योंकि उनकी खामोशी में ही उनका समर्थन है उन आतताइयों के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। गलत चीज को गलत कहने की हिम्मत और साहस हमने दिखाना बहुत जरूरी है, और ये नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कुछ सरफिरे लोग हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, वाक़े घड़ते रहते हैं, और इंसानियत मरती रहती थैंक यू सर, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका सर। और हमें अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जरूर हम जरूर, आपको आपके सब आप जी। सबको जी। सलाम और मेरी जी। दुआएं। जरूर सर, धन्यवाद सर। कभी दिल्ली आइएगा तो हमें सेवा का अवसर दीजिएगा। जरूर जरूर थैंक यू सर। जरूर। नाइस टू मीट यू। चलिए, मैं थैंक यू। था सैयद इब्राहिम हुसैन उर्फ दानिश हुसैनी, और आप देख हाँ, रहे थे ये प्रोग्राम। धन्यवाद। जी सर, थैंक शुक्रिया। यू।